गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एरर एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर को ठीक से समझने के लिए आपको फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसके एनालिसिस में कैलकुलस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो कुछ भी करके आप फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एरर एनालिसिस पढ़ाने जा रहा हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से किसी भी कंपटीशन में कम से कम एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन हो, इसमें से एक क्वेश्चन आपको श्योर मिलेगा, इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। इसको आप ध्यान से समझिए। सो स्टार्टिंग फ्रॉम एरर्स इन मेजरमेंट। जब हम लोग लैब में कोई भी प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं तो हमारे से वहाँ पे दो तरह की एरर हो सकती है। जो फर्स्ट टाइप है वो रैंडम एरर्स, और जो सेकंड टाइप है वो सिस्टमेटिक एरर्स। रैंडम एरर्स कैसे होते हैं? ड्यू टू स्मॉल चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर इन टेकिंग रीडिंग्स। इसका मीनिंग ये हुआ, जैसे लैब में आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हो जिसमें थर्मामीटर इस्तेमाल हो रहा है, और प्रैक्टिकल करने में आपको 3 घंटे लग रहे हैं। 3 घंटे आप अलग अलग रीडिंग नोट कर रहे हो, और उसमें क्या हुआ कि आपके लैब का 3 घंटे में टेम्परेचर चेंज हो गया। सपोज जब आपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था। 3 घंटे के बाद टेम्परेचर बढ़ के 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो इसमें क्या दिक्कतें आएंगी? अगर आप कोई मीटर स्केल इस्तेमाल कर रहे हो, सपोज मेटालिक स्टील का बना हुआ मीटर स्केल, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे उसका लेंथ कम होगा। 24 डिग्री सेल्सियस पे उस पूरी मीटर स्केल का लेंथ थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट का आप डायमेंशन उससे 3 घंटे पहले मेज़र करोगे, सेम डायमेंशन आपको 3 घंटे के बाद नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेजर्ड डायमेंशन में कुछ न कुछ एरर आ जाएगा। इस तरह से टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी चेंज होने से हमारे एक्सपेरिमेंट के रीडिंग्स पे फ़र्क पड़ता है। उसको हम लोग कहते हैं स्मॉल चेंजेज इन कंडीशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वर इन टेकिंग रीडिंग्स, ये तो अक्सर लापरवाही की वजह से होता है। कोई भी प्रैक्टिकल करते हो तो 2 या 3 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप होता है टेबल पे प्रैक्टिकल करते वक्त। आपने इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग कर रखी है, सपोज आप ऑप्टिकल बेंच की सेटिंग कर रखे हो। कोई लेंस है, ऑब्जेक्ट पिन है, इमेज पिन है, और पिन की पोजीशन, लेंस की पोजीशन आप नोट करने वाले हो। तो आपके 3 या 4 फ्रेंड जो टेबल पे हो, उसमें से कुछ जो फ्रेंड्स होते हैं तो वो लोग थोड़े बहुत एक्टिव होते हैं, इनर्जेटिक होते हैं, तो वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। वो करें क्या, किसी न किसी वजह से टेबल को मूव करा देंगे, हिला देंगे, ठोक देंगे, गाना गाने लगेंगे, बजाने लगेंगे। तो वो जो आपने सेटिंग कर रखी है वो सेटिंग डिस्टर्ब हो जाती है, और जो ऑब्जर्वेशन आप नोट करते हो वो ऑब्जर्वेशन आप गलत नोट करते हो। आप भूल जाते हो कि आपने जो पहले सेटिंग की थी उस वक्त मेरी पिन कहाँ थी, मेरा लेंस कहाँ था, आप भूल जाते हो, और गलत पोजीशन आप नोट करते हो, इसलिए आपका रिजल्ट गलत आता है। तो ये हो गया इनकरेक्ट जजमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसमें एक और चीज़ आती है, जैसे कहते हैं कि ऑप्टिकल बेंच पे या किसी भी रीडिंग इंस्ट्रूमेंट पे परपेंडिकुलर ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए तो सही आता है। कुछ बच्चे इंक्लाइंड ऑब्जर्वेशन लेते हैं, या तो लेफ्ट साइड से टेढ़ा देखते हैं रीडिंग को, या फिर राइट साइड से टेढ़ा देखते हैं रीडिंग को। तो इसमें क्या होता है कि 1 डिवीज़न का, आई मीन 1 मिलीमीटर, या तो आप कम नोट करते हो या 1 मिलीमीटर ज़्यादा नोट करते हो। उससे भी आपकी रीडिंग गलत आती है और फाइनल आंसर गलत आता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो रैंडम एरर है इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे मिनिमाइज किया जाए।
तो इसके लिए मेथड डेवलप किया हुआ है कि रैंडम एरर कैन बी मिनिमाइज्ड by taking the arithmetic mean of many readings of the same quantity. I mean, देखो जब भी आप प्रैक्टिकल करते हो आपके टीचर ने इंस्ट्रक्शन दिया होगा कि बेटा एटलीस्ट 5 रीडिंग या 6 रीडिंग तुम नोट करना। वो इसीलिए इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि कोई रीडिंग कम आती है, कोई रीडिंग ज़्यादा आती है, तो अगर 5 या 6 रीडिंग नोट किए रहोगे और लास्ट में उसका एवरेज निकालोगे, तो जब एवरेज निकालोगे तो आप ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब हो जाओगे। इसलिए हमेशा ऑब्जर्वेशन सिंगल रीडिंग का नहीं लेते, कम से कम 5 या 6 रीडिंग लिया जाता है और एवरेज निकालने से आप ट्रू वैल्यू के काफ़ी करीब होते हो और आपका जो रैंडम एरर है वो मिनिमाइज हो जाता है। और मान लिया उसमें कोई जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ज़्यादा डेविएशन है, 1 or 2 ऑब्जर्वेशंस डिफर वाइडली फ्रॉम द रेस्ट, दिस शुड बी रिजेक्टेड व्हाइल टेकिंग द मीन। सपोज आप किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ मेज़र कर रहे हो और 6 रीडिंग नोट करते हो, उसमें से 5 रीडिंग एक दूसरे के काफ़ी आसपास आती है और 6 रीडिंग काफ़ी ज़्यादा डेविएशन है, यानी कि बहुत ज़्यादा कम या बहुत ज़्यादा आता है। इसका मतलब उसको नोट करते वक्त आपने कोई बहुत बड़ी लापरवाही करी होगी। जो वाइडली डिफर करता है ऑब्जर्वेशन या रीडिंग, उसको आप रिजेक्ट कर दो, कंसिडर ही ना करो, उसको रिजेक्ट कर दो। सेकेंड कांड होता है सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं प्रॉपरली फार्मूले से और करेक्शन भी कर सकते हैं, इसलिए ये सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक एरर्स को इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट में जो डिफेक्ट होता है उसकी वजह से सिस्टमेटिक एरर होता है। जैसे आप वर्नियर कैलिपर्स यूज करते हो, स्क्रू गॉज यूज करते हो, स्पेरोमीटर यूज करते हो, तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर हुआ करता है। सो जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स, इन स्क्रू गॉज and speedometer, bench error in optical bench, and error in meter bridge, error in eccentricity in compass box, etc. ये सारे जो जीरो एरर हुआ करते हैं, बेंच एरर हुआ करते हैं, इसको फार्मूले से एस्टिमेट कर सकते हैं और प्रॉपरली फाइनल रीडिंग में करेक्शन कर सकते हैं, तो ये ओवरकम हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि इसको प्रॉपरली एस्टिमेट कर सकते हो और फार्मूले से उसको फाइंड कर सकते हो, करेक्शन अप्लाई कर सकते हो, इसलिए इसको सिस्टमेटिक बोलते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट में होता है, इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मैन्युफैक्चरर की गलती है, जिसने उस इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया है, मैन्युफैक्चर किया है, वहाँ कोई कमी रही होगी जिसकी वजह से उस इंस्ट्रूमेंट में कुछ डिफेक्ट आ गया है। तो सिस्टमेटिक एरर इज इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड रैंडम एरर इज ऑब्जर्वेशनल एरर। ये ऑब्जर्वर की वजह से होता है, ऑब्जर्वर की लापरवाही से होता है। सिस्टमेटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ये इंस्ट्रूमेंट के डिफेक्ट की वजह से होता है, किसको फाइंड करके करेक्शन किया जा सकता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया एरर्स का। तो एलिमिनेशन ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स, इसके लिए क्या मेथड बना है? इसके लिए मेथड ये बना है, द एरर इज डिटर्मिन्ड प्रीवियसली एंड द ऑब्जर्व रीडिंग इज करेक्टेड अकॉर्डिंगली। जैसा मैंने आपको बताया कि फार्मूले बने हैं, उससे एरर आप पहले ही डिटर्मिन कर लो और उसके बाद जो ऑब्जर्व रीडिंग है उसमें करेक्शन अप्लाई कर लो। इसको आपको बाद में बताया जाएगा डिटेल में। तो ये सिस्टमेटिक एरर एलिमिनेट हो सकता है। एक टर्म होता है प्रेसिजन। प्रेसिजन किसी इंस्ट्रूमेंट का, प्रेसिजन का मतलब क्या होता है? सो प्रेसिजन
of an instrument is inversely proportional to its least count for the same kind of measurement. इसको मैं ऐसे समझाता हूँ। सपोज किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ है, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, उसका लेंथ आप मेजर करना चाहते हो, तो इस ऑब्जेक्ट का लेंथ आप जनरल मीटर स्केल से मेजर करोगे। तो जो जनरल मीटर स्केल आपके स्कूल लैब में होती है उसका लेस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। तो किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करोगे तो उसको आप लेस्ट काउंट मिलीमीटर में प्रेजेंट करोगे। तो उसका लेंथ मेजर करते वक्त या तो आप 1 मिलीमीटर कम नोट करोगे या अधिक से अधिक 1 मिलीमीटर ज़्यादा नोट करोगे। तो उसमें जो एरर आप क्रिएट करोगे उसका लेंथ मेजर करने में 1 मिलीमीटर का एरर क्रिएट करोगे, या तो कम लिखोगे या ज़्यादा लिखोगे। लेकिन अगर आप एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर से उस स्मॉल ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करते हो और आपके वर्नियर कैलिपर्स का लेस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है, तो इन जनरल देखा गया है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लेस्ट काउंट होता है या तो हम लेस्ट काउंट के बराबर कम नोट करते हैं या ज़्यादा नोट करते हैं, तो उसमें उसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करने में जो आप एरर क्रिएट करोगे उसके लिस्ट काउंट के बराबर करोगे, यानी कि 0.1 मिलीमीटर कम नोट करोगे या 0.1 मिलीमीटर ज़्यादा नोट करोगे। हो सकता है कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ आप स्क्रू गॉज से मेज़र कर सकते हो। तो स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट होता है इन जनरल जो स्कूल लैब में मिलता है 0.01 मिलीमीटर के आसपास होता है, 0.01 मिलीमीटर। तो उसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करते वक्त या तो आप 0.01 मिलीमीटर कम नोट करोगे या 0.01 मिलीमीटर ज़्यादा नोट करोगे। तो ये तीन इंस्ट्रूमेंट जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया सेम काइंड ऑफ मेजरमेंट के लिए, इसमें सबसे कम एरर जो आप क्रिएट करने जा रहे हो वो स्क्रू गॉज से करने जा रहे हो, उसका लिस्ट काउंट सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा जो एरर क्रिएट करने जा रहे हो वो मीटर स्केल से क्रिएट करने जा रहे हो, क्योंकि उसका लिस्ट काउंट सबसे ज़्यादा है 1 मिलीमीटर। तो ऐसा आपको सोच के लगता होगा कि इसमें जिस इंस्ट्रूमेंट से आप कम से कम एरर क्रिएट करते हो वो मेज़रमेंट के लिए बेटर माना जाएगा फॉर द सेम मेज़रमेंट, और उसको हाई प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। तो इसमें क्या होगा, स्क्रू गॉज को आप हाई प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो फॉर द सेम काइंड ऑफ मेजरमेंट, और मीटर स्केल को आप लिस्ट प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट कर सकते हो फॉर द सेम काइंड ऑफ मेजरमेंट। एक टर्म होता है एक्यूरेसी। तो पहले आप एक्यूरेसी का डेफिनेशन समझ लो। एक्यूरेसी ऑफ अ मेजरमेंट is inversely proportional to its relative error in the same kind of measurement। जो एक्यूरेसी होता है वो रिलेटिव एरर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉर द सेम काइंड ऑफ मेजरमेंट। इसका मतलब यहाँ कुछ और है। सेम काइंड ऑफ मेजरमेंट का मतलब सपोज आप लेंथ मेजर करते हो, तो लेंथ मेजर करते हो आप अलग अलग तरीकों से। तो जो रिलेटिव एरर आता है, किसी लेंथ के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर 2% आता है और किसी लेंथ के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर 4% आता है और किसी लेंथ के मेजरमेंट में रिलेटिव एरर 10% आता है। तो जिस मेजरमेंट में रिलेटिव एरर ज़्यादा आता है उसकी एक्यूरेसी कम मानी जाएगी। ये तो जस्ट कॉमन सेंस से सोच सकते हो। जिस लेंथ को मेज़र करने में आपने 10% एरर क्रिएट किया है उसकी एक्यूरेसी कम होगी, और अगर आपने रिलेटिव एरर 2% क्रिएट किया है
तो उसका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। तो ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि एक्यूरेसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एरर इन द सेम काइंड ऑफ मेजरमेंट। तो एक्यूरेसी को इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। देन एस्टिमेशन ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने में हम लोग एरर को कैसे कैसे एस्टिमेट करते हैं। अब हम लोग फार्मूले पर चलेंगे कि कैसे फार्मूले बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 मेथड्स बताए जाते हैं। वी हैव 2 मेथड्स फॉर एस्टिमेशन ऑफ एरर इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट है मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन बेस्ड एरर एनालिसिस। इसमें आपको ये बताया जा रहा है, सपोज आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे किसी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ। तो उसमें जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, कम से कम 5 या 6 रीडिंग लेना चाहिए। तो जब फार्मूला सिखाया जाता है तो फोकल लेंथ की जगह पे x1 सिंबल लिखा जाएगा। सपोज दिस इज x1 फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, x2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन, x3 थर्ड ऑब्जर्वेशन, डॉट डॉट xn nth ऑब्जर्वेशन। आप सोचते होंगे कि जब 5 6 ही लेते हैं तो केवल यहाँ पे 6 टर्म ही क्यों नहीं बताया जा रहा है। ऐसा नहीं होता है। जब आप इंजीनियरिंग करोगे, आई मीन बीटेक करोगे, तो वहाँ पे बीटेक में आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करोगे मार्केट में बिकेगा, तो उसका परफॉर्मेंस बेस्ट होना चाहिए। तो वहाँ पे बहुत कम एरर होना चाहिए। तो वहाँ एरर को मिनिमाइज करने के लिए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, जैसे ट्यूब टेस्ट वगैरह हम लोग करते थे लैब में, तो वहाँ कम से कम 100 ऑब्जर्वेशन लेने पड़ते थे। 100 ऑब्जर्वेशन। तो इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लेना पड़ता है एरर को मिनिमाइज करने के लिए। वेरिएशन बहुत कम होना चाहिए। अगर थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन दिखता है बहुत सारा ऑब्जर्वेशन में, तो पूरा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी हो सकता है, इसलिए फॉर्मूला बनाते वक्त माना जाता है कि सपोज आपने n ऑब्जर्वेशन लिया, x1 x2 x3 एंड xn, these are observed values of a physical quantity। देन अब इसमें आपको निकालना होगा ट्रू वैल्यू। सपोज ये सारा ऑब्जर्वेशन फोकल लेंथ का है, तो फोकल लेंथ का ट्रू वैल्यू क्या होगा। तो ट्रू वैल्यू का मीनिंग होता है अरिथमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। जितने ऑब्जर्वेशन लिए गए हैं सबको सम कर दो। जैसे एन ऑब्जर्वेशन आपने लिए, सम कर दो और उसको एन से डिवाइड कर दो, तो इससे आपको मिल जाएगा उस फिजिकल क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू मिल जाएगा, एक्सएम। फिर होता है इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस ट्रू वैल्यू एंड देन टेक मॉडुलस। एब्सोल्यूट एरर का मतलब ही होगा कि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये मैग्नीट्यूड यानी कि पॉजिटिव होना चाहिए। एब्सोल्यूट का मीनिंग है कि वो पॉजिटिव ही होना चाहिए। लेकिन ये जो आपने डिफरेंस निकाला है, कभी कभी ये नेगेटिव भी आता है, कभी कभी पॉजिटिव आता है, कभी कभी जीरो भी आता है। तो अगर ये नेगेटिव आता है तो उसका मॉड लेना होगा, उसको बोलेंगे डेल्टा x1। और डिफाइन क्या करेंगे, इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सिमिलरली डेल्टा x2 individual absolute error in second observation, that is modulus of x2 minus xm। delta x3 individual absolute error in third observation, modulus of x3 minus xm dot dot delta xn modulus of xn minus xm।
इसको हम लोग कहेंगे इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर इन nth ऑब्जर्वेशन। ये सब पॉजिटिव बना के लिखने होंगे। इनकी वैल्यूज हमने निकाल ली। फिर आपको पूछा जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। जितने आपने इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर फाइंड करे हैं सबको सम कर दो और n से डिवाइड कर दो। इससे जो आप वैल्यू निकालोगे उसको कहते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर एक टर्म होता है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। सो दिस इज रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। डेल्टा एक्सएम को आप ट्रू वैल्यू से डिवाइड कर दो। इसको कहते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। सो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर निकालने के बाद आपको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर। देखो जनरली हम लोग कोई भी एरर एनालिसिस करते हैं, जैसे लैब में प्रैक्टिकल करते हैं, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, तो हमसे उम्मीद रखी जाती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक कितना एरर कर रहे हैं या अधिक से अधिक कितना एरर कर सकते हैं। इसलिए इंटेंशनली हम लोग मैक्सिमम परसेंटेज एरर निकालना चाहते हैं। हमसे पूछा जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर हम कितना कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल में, अपने प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में, ये हमसे पूछा जाएगा। तो मैक्सिमाइज करने के लिए ही ये मेथड बताया गया है कि जितने भी आप एब्सोल्यूट एरर अलग अलग कैलकुलेट करते हो सब मॉड ले लो। तो अगर ये नेगेटिव भी होगा तो मॉड लेने से पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब पॉजिटिव क्वांटिटी का अरिथमेटिक मीन निकालोगे तो मीन एब्सोल्यूट एरर भी मैक्सिमम आएगा। जब मीन एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम आएगा तो ऑब्वियसली रिलेटिव एरर भी मैक्सिमम आएगा। यहाँ मैक्सिमम वर्ड यूज नहीं किया है बट वो ट्रेडिशनली ये मैक्सिमम रिलेटिव एरर ही कहलाता है। अगर किसी न्यूमेरिकल में मैक्सिमम वर्ड यूज ना भी करे तो भी आप इसी फॉर्मूले से मैक्सिमम रिलेटिव एरर ही निकालोगे। मैक्सिमम वर्ड यूज करना छोड़ देते हैं। और परसेंटेज एरर भी पूछेगा तो आप मैक्सिमम परसेंटेज एरर ही निकालोगे। तो जब ये ऑलरेडी मैक्सिमम हो चुका है तो इससे परसेंटेज एरर भी मैक्सिमम अपने आप आएगा। रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100, इससे आपको मिलेगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो फर्स्ट मेथड हो गया। मैंने अभी आपको बताया कि वी हैव टू मेथड्स। Method of observation based error analysis, this was first. Then we have second. Method of formula based error analysis. इस मेथड को लैब से, इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये फिजिक्स के किसी फार्मूले से हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का एरर कैसे एस्टिमेट करेंगे वो ये बताएगा। फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूले होते हैं तो उस मेथड को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे एरर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सपोज ये कोई फिजिकल इक्वेशन है। फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूले ऐसे ही होते हैं, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस पर कुछ पावर्स रेज्ड होते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है उस पर भी कोई सर्टेन पावर रेज होता है, और कुछ यहाँ कांस्टेंट हुआ करता है। तो थियरी पढ़ाते वक्त हम लोग इस तरह का एक जनरल फार्मूला क्रिएट करते हैं। इससे माना गया है कि x1, x2, x3, x4 ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और ये जो 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ है फॉर एग्जांपल, इनको हम लोगों ने लैब में प्रैक्टिकल कर कर के मेज़र किया है। अगर लैब में इन चारों को मेज़र करोगे तो कुछ न कुछ गलतियां करोगे, एरर करोगे।
तो जब एरर करोगे और उन्हीं क्वांटिटी को रख के एक नई फिजिकल क्वांटिटी y फाइंड करोगे तो y की भी वैल्यू में एरर आएगा। जब ये चारों एग्जैक्ट नहीं होंगे तो y भी एग्जैक्ट नहीं होगा। तो अगर इन चारों में आपने कुछ कुछ एरर किया है और यहाँ सब्स्टिट्यूट करके y कैलकुलेट करोगे तो y में भी कुछ ना कुछ एरर तो आएगा। तो हम लोग यहाँ फिर से मैक्सिमम एरर निकालना सीखेंगे। और इमेजिन करो कि ये क्वांटिटीज़ आपने लैब में मेज़र किया है और इन चारों में मैक्सिमम परसेंटेज एरर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो। तो इन चारों को इस्तेमाल करके जब आप फार्मूले से y निकालोगे तो इसमें कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर हो सकता है ये एस्टिमेट करना सीखने जा रहे हैं। किसी फार्मूले में फिजिकल क्वांटिटी पे कुछ ना कुछ पावर एज्ड होता है। तो इसमें a, b, c और d ये है पॉजिटिव कांस्टेंट। मैंने जूम करा है कि दे आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। अच्छा, फिजिक्स में जो फार्मूले में क्वांटिटीज पे पावर होता है वो डायमेंशनलेस होता है, उसका ना यूनिट होता है ना डायमेंशन होता है, कांस्टेंट होता है। तो ए बी सी डी को आप पॉजिटिव कांस्टेंट मान लो। जो के है बहुत सारे फेज के फार्मूले में एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है। ये डायमेंशनलेस नहीं भी हो सकता है, मगर इसको यहाँ पे जूम करा गया है कि ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। जैसे आप पढ़ते हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यहाँ पे लिखते हो फोर्स, यहाँ लिखते हो कैपिटल जी, फिर यहाँ लिखते हो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो कैपिटल जी उसमें होता है उसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो उसको लैब में मेजर नहीं करते हो, वो हमारे साइंटिस्ट लोग पहले से उसको डिसाइड कर चुके हैं, उसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो फार्मूले में सीधे उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर देते हो। कैपिटल जी को आप लैब में फाइंड नहीं करते हो, तो कांस्टेंट की कैटेगरी में आता है, उसमें कोई एरर नहीं होगा, उसको एग्जैक्ट मान ही लिया जाता है कैपिटल जी। तो m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मान लो ये m1 है ये m2 है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r है और ये स्क्वायर है। तो m1 को लैब में मेज़र करोगे, m2 को लैब में मेज़र करोगे, तो उसको मेज़र करने में कुछ ना कुछ गलतियाँ करोगे। दोनों के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस r है उसको भी मेज़र करोगे, तो उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ करोगे। कैपिटल जी को एग्जैक्ट मान लो। और ये है फोर्स, तो फोर्स को फार्मूले से कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर आएंगी। तो ये फार्मूला बेस्ड या इक्वेशन बेस्ड एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर इन वाई। इसका एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए मैथमेटिकल मेथड बनाया हुआ है। टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स वी हैव, बोथ साइड्स का लॉग ले लो। तो आपने मैथ में थोड़ी बहुत लॉग पढ़ी होगी। लेफ्ट साइड का लॉग लिया। अच्छा, ये जो यहाँ पे लॉग हम लोग ले रहे हैं इसमें बेस स्मॉल ई होगा, इसको हम लोग नेचुरल लॉग कहेंगे। स्मॉल ई एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.718 होता है, इरेशनल नंबर कहलाता है। लिखा नहीं है मगर एज्यूम किया जाएगा कि यहाँ बेस स्मॉल ई है, स्मॉल ई बेस पे लॉग वाई। राइट साइड का लॉग ले लो। तो लॉग की प्रॉपर्टी आप पढ़े होगे कि ये जितनी भी क्वांटिटीज मल्टीप्लाइड हैं ये लॉग के साथ अटैच हो जाएगा और बीच में प्लस आएगा, जैसे ये हो गया लॉग की। फिर दूसरा होगा लॉग ऑफ x1 पावर ए, तीसरा होगा लॉग ऑफ x2 पावर बी, चौथा होगा लॉग ऑफ x3 पावर सी। और जो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होती है लॉग लेने पर वहाँ माइनस आता है, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ x4 पावर डी। अच्छा, लॉग की भी प्रॉपर्टी होती है
कि जो क्वांटिटी पे पावर रेज हुआ है ये पावर लॉग के लेफ्ट साइड में चला आता है। तो यहाँ पे जो x1 पावर ए था ये यहाँ पे चला आता है, फिर यहाँ पे प्लस x2 पावर बी था, बी लेफ्ट साइड में आ गया, देन x3 पावर सी, सी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया, एंड x4 पावर डी, डी भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में आ गया। किस तरह से हमने log y को यहाँ पे राइट हैंड साइड को यहाँ पे क्रिएट कर लिया। तो log लेने के बाद फिर बोथ साइड्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आप कैलकुलस में फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि जब log x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/x फार्मूला होता है। सिमिलरली जब log y को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/y लिखते हैं, और ये तो कांस्टेंट है। जब इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 0 हो जाएगा। डिफरेंशियल का रूल है कि अगर कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई करी गई है तो डिफरेंशियल के बाहर हो जाता है। ये देखो बाहर हो गया। फिर इसको तुम डिफरेंशिएट y में करने जा रहे हो, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसको डी डी वाई ऑफ लॉग x1 लिखोगे, डी डी वाई ऑफ लॉग x1। तो आपने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा कि अगर ये लॉग x1 है तो जिसमें एरर होता है इसको वेरिएबल मानते हैं, x1 वेरिएबल है तो ये x1 के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट हो सकता है। तो log x1 को पहले आप x1 में डिफ्रेंशिएट करोगे तो फॉर्मूला क्या आएगा? 1/x1। फिर चेन रूल अप्लाई होगा, पहले इसको x1 में डिफ्रेंशिएट करो, फिर चेन रूल की थ्योरी से डी डी वाई ऑफ x1 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली थर्ड टर्म पे आ जाओ, इस पे डी डी वाई लगाओ। जैसे आप डी डी वाई पूरे पे लगाओगे जो कांस्टेंट बी है वो बाहर निकल आया। फिर चेन रूल लगाओगे, पहले इसको x2 में डिफ्रेंशिएट करो, x2 में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आएगा 1/x2। फिर चेन रूल से डी डी वाई ऑफ x2 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम प्रोसीजर यहाँ डी डी वाई लगाओ, पूरे पे डी डी वाई लगा दो। जब डी डी वाई लगाते हो यहाँ पर तो कांस्टेंट सी को बाहर निकाल लेते हो और इसको x3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो हो जाएगा 1/x3 इंटू डी डी वाई ऑफ x3, चेन रूल। इस पे डी डी वाई लगाओ, डी कांस्टेंट है बाहर निकाल लो और इसको x4 में डिफ्रेंशिएट करो। ये सब क्वांटिटीज़ वेरिएबल मानी जाती है, जिसमें एरर आप करते हो क्वांटिटीज़ वेरिएबल मानी जाती है। तो log x4 का डेरिवेटिव आएगा 1/x4, फिर चेन रूल से आएगा डी डी वाई ऑफ x4। अब सवाल ये कि ये log k का डिफरेंशियल 0 क्यों हो गया? क्योंकि डिफरेंशियल में पढ़ते हो कि पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशियल 0 होता है, इसलिए यहाँ 0 लिखा हुआ है। तो 1/y का आपने ये फॉर्मूला बना लिया। अब इस फार्मूले में क्या करो, बोथ साइड को डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो डी वाई दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। जब बोथ साइड्स को डी वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा डी वाई बाई वाई, यहाँ डी वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? डी x1 अपॉन x1 बचेगा और ये बचेगा। देखो यहाँ भी डी वाई कैंसिल हो जाएगा, बी इंटू डी एक्स टू बाई एक्स टू बचेगा, यहाँ पे सी इंटू डी एक्स3 बाई एक्स3 बचेगा,
यहाँ डी इंटू डी एक्स फोर बाई एक्स फोर बचेगा, माइनस रहेगा। फिर थोड़ा सा चेंज करना होगा। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि इंटेंशनली आप कोई एरर जब फाइंड करते हो तो मैक्सिमम एरर निकालते हो, आपसे उम्मीद करी जाती है कि आप एरर की मैक्सिमम वैल्यू निकालो। इसमें जो एरर का टर्म नेगेटिव आया होगा फार्मूले में, मैक्सिमाइज करने के लिए उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है। तो ये जो नेगेटिव यहाँ दिख रहा है उसको प्लस बना दो, बाकी सब तो ऑलरेडी पॉजिटिव दिख रहा है। और थोड़ा सा सिंबल में चेंज होगा। ये जो डी एक्स वन है उसको डेल्टा एक्स वन लिख दो, डी एक्स टू को डेल्टा एक्स टू लिख दो, डी एक्स थ्री को डेल्टा एक्स थ्री लिख दो, डी एक्स फोर को डेल्टा एक्स फोर लिख दो, माइनस को प्लस बना दो, डी वाई को डेल्टा वाई लिख दो, और डिनोमिनेटर में जो वाई था उसको यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई कर दो, और इस पूरी क्वांटिटी को ब्रैकेट में राइट कर दो। अब ये जो एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है डेल्टा एक्स वन अपॉन एक्स वन, इसको आप डिफाइन करोगे मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स वन। इसकी वैल्यू लैब में निकालना आप पहले सीख चुके हो। ये होगा मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स टू, ये भी आपने थोड़ी देर पहले सीखा है। मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स थ्री, ये हो गया मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स फोर। फार्मूले में ए बी सी डी आपको पहले से पता होगा, और y की वैल्यू आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर चुके होंगे। आपके क्वेश्चन में इनकी ट्रू वैल्यूज गिवन होंगी, चारों क्वांटिटी का ट्रू वैल्यू गिवन होगा। ट्रू वैल्यूज यहाँ पे पुट कर डालो, फार्मूला इस्तेमाल कर लो और y का ट्रू वैल्यू निकाल लो। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे लाना होगा। सबको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, मैनुअली तो ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस तरह से डेल्टा वाई निकाल लो। तो आप देख सकते हो कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनने से ये पूरी की पूरी क्वांटिटी मैक्सिमाइज हो गई है। और इसको हम लोग डिफाइन करेंगे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन वाई। ये हुआ मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स वन, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स टू, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स थ्री, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स फोर। सबकी वैल्यू पुट करके निकालो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन वाई। तो आपने देखा कि ये हम लोग मैथमेटिकल मेथड से निकाल रहे हैं। ये सब क्वांटिटीज लैब में होंगी, और मगर ये क्वांटिटी फार्मूले से बनेगा। फिर आपसे पूछा जाएगा रिलेटिव एरर इन वाई। ऑब्वियसली यहाँ मैक्सिमम लिखा नहीं है, मगर ये अंडरस्टूड है कि आप जो निकाल रहे हो ये मैक्सिमम ही निकाल रहे हो, मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन वाई। तो थोड़ी देर पहले ही आपने ये फॉर्मूला बनाया था पिछले पेज पर, फिर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया था, फिर डी वाई को डेल्टा वाई लिखा था। तो ये जो आप पिछले पेज पर ये काम कर चुके हो, यही है मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन वाई।
मैक्सिमम बनाने के लिए प्लस बना चुके हो, तो ये क्वांटिटी ऑलरेडी मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन वाई कहलाएगा। फिर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वाई, तो ये जो आपने रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनाया है, बोथ साइड्स को सीधे सीधे 100 से कर दो मल्टीप्लाई, कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कहलाएगी मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वाई ये। लेकिन ये जो कैलकुलस मेथड इस्तेमाल हुआ है, इसका एक लिमिटेशन होता है। इनफैक्ट जब आप फार्मूला डिराइव कर रहे थे, तो फार्मूले में यहाँ dx1 आया था। तो अगर आप डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े हो, तो आपको ये बताया गया होगा कि dx1 इज स्मॉल चेंज इन x1। तो फिजिक्स में ये पूछा जाता है कि स्मॉल चेंज को आप कैसे एस्टिमेट करो, कैसे डिफाइन करोगे। तो फिजिक्स में हम लोग उसका लिमिटेशन बताते हैं कि अगर x1 100 यूनिट है और dx1 लेस आर इक्वल टू 5 यूनिट है, तो इसको स्मॉल चेंज माना जाएगा। प्रैक्टिकली यहाँ पे dx1 था, मैंने पहले से सिंबल डेल्टा लिख दिया। तो अगर इसको माइंड में रखो कि यहाँ dx1 था, तो x1 के कंपेरिजन में स्मॉल होना चाहिए। आई मीन अगर ये 100 यूनिट है, तो लेस आर इक्वल टू 5 यूनिट होना चाहिए, तभी जाके उसको स्मॉल चेंज माना जाएगा। तभी मेरा ये ऊपर के सभी फार्मूले वर्क करेंगे प्रॉपरली। तो ऑब्वियसली अब तुम समझ लो कि इस क्वांटिटी का लिमिटेशन क्या बनेगा। अगर ये 100 है, ये लेस आर इक्वल टू 5 है, तो इनकी पूरी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इनकी पूरी क्वांटिटी कैलकुलेट होकर आएगी। इट शुड बी लेस आर इक्वल टू 5%। इट मीन्स कि जो फार्मूला आप कैलकुलस मेथड से बनाते हो, तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन x1 should be less or equal to 5%. Maximum percentage error in x2 should be less or equal to 5%. And maximum percentage error in x3 should be less or equal to 5%. Maximum percentage error in x4 should be less or equal to 5%. तो इसमें अगर चारों में से कोई भी अगर 5% से ज़्यादा हुआ, तो ये सारे फार्मूले फेल हो जाएंगे, यानी कि एक्यूरेट वैल्यू आपको नहीं दे पाएंगे। उसके लिए आपको अलजेब्रा मेथड यूज़ करना होगा। वो आपको कमिंग पेजेस पे बताया जाएगा अलजेब्रा मेथड क्या होता है। तो इस फार्मूले का लिमिटेशन हो गया कि ये चारों क्वांटिटी 5% से छोटी होनी चाहिए, तब तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, नहीं तो फिर इससे गलत रिजल्ट आएगा। ऐसे न्यूमेरिकल होंगे जिसमें ये सब जो क्वांटिटी होगा, किसी में 20% होगा, किसी में 80% होगा, किसी में 100% होगा, किसी में कहीं कहीं न्यूमेरिकल में ये क्वांटिटी 200-300% भी बताती है। तो वहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं आएगा, फेल हो जाएगा। फिर अलजेब्रा मेथड से आपको करना होगा, तो ये आप याद रखना। अब बी पार्ट है इसका, एरर इन एडिशन। देखो, हम फिजिक्स में ऐसा कई बार होता है, सेम काइंड की फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड करते हो। जैसे मान लो कोई बिग लेंथ है, उसको किसी मेजरिंग टेप से 2 टुकड़े में मेजर करते हो, एक बार में नहीं हो पाता है। तो ये हो गया लेंथ का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। और टेप को जब दूसरी बार बची हुई लेंथ नापते हो, तो ये हो गया वाई। और दोनों को ऐड करते हो तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालते हो। या इसी तरह से बहुत सारे केसेस में अलग अलग बॉडीज़ के मास अलग अलग होते हैं, सभी बॉडी का मास अलग अलग
पहले मेज़र करते हो, फिर उन सबका मास ऐड करके टोटल मास निकालते हो। तो ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन ऑफ एडिशन, इसको डेली लाइफ में हमको करना पड़ता है, इंडस्ट्री में भी करना पड़ता है, साइंस और टेक्नोलॉजी में भी करना पड़ता है। सेम टाइप की फिसल क्वांटिटी को ऐड करके बिग क्वांटिटी निकालती हो। इमेजिन करो कि ये लेंथ है और ये भी लेंथ है, इसको आप मेज़र करे हो, कुछ तो गलतियां करे होगे, इसको भी मेज़र करे हो, कुछ गलतियां करे होगे, आई मीन एरर। ये भी एररफुल है, ये भी एररफुल है, तो इनको ऐड करने से जो जेड मिलेगा इसमें भी एरर होगा। तो मैक्सिमम एरर कितना होगा, एस्टिमेट करना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर इन जेड, ये आप एक्सप्रेशन लिख डालो। जो मेथड आपको ऊपर सिखाया गया बिल्कुल वही मेथड अप्लाई करो। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जिसमें एरर करते हैं इनको मैथ की लैंग्वेज में इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, और सम करके जो नई क्वांटिटी निकालते हैं ये भी एररफुल होता है, इसको मैथ की लैंग्वेज में डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो मैथ की लैंग्वेज में ये सारे वेरिएबल हो गए, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है। तो बोथ साइड को जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो। देखो डी टी जेड ऑफ जेड, डी टी जेड इस पे भी लगा दो, डी टी जेड इस पे भी लगा दो, तो डिफरेंशियल प्लस और माइनस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हो गया डी टी जेड ऑफ एक्स प्लस डी टी जेड ऑफ वाई। तो डी टी जेड ऑफ जेड की वैल्यू 1 आती है, आपको पहले से पता है, लिख डालो। इसको रिपीट करो, इसको रिपीट करो, बोथ साइड को डी जेड से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ डी जेड आएगा, यहाँ कैंसिल होगा, क्या बचेगा, डी जेड इक्वल्स डी एक्स प्लस डी वाई। फिर थोड़ी देर पहले सिखाया हूँ कि नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, डी को डेल्टा बनाओ, तो यहाँ तो नेगेटिव है नहीं, खाली डी को डेल्टा बनाना बाकी है। तीनों जगह डी है, इनको डेल्टा बना दो। डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो बाय डेफिनेशन डेल्टा जेड को आप क्या डिफाइन करोगे, एब्सोल्यूट एरर इन जेड। इसको क्या डिफाइन करोगे, दीज आर एब्सोल्यूट एरर इन एक्स एंड वाई। तो ये एब्सोल्यूट एरर इन एक्स ऑब्वियसली मैक्सिमम, और एब्सोल्यूट एरर इन वाई ये लैब में आप मेज़र करते वक्त डिसाइड करोगे, और जो आपका पहला मेथड सिखाया गया है, और उनकी वैल्यूज ला के पुट करोगे तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन जेड यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आपको निकालना होगा रिलेटिव एरर इन जेड, ऑब्वियसली ये मैक्सिमम कहलाएगा, डेल्टा जेड बाय जेड। डेल्टा जेड निकाल चुके हो, देखो यहाँ रख दो, जेड की वैल्यू एक्स प्लस वाई जानते हो, रख दो, इसको कैलकुलेट कर लो, ये है मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन जेड। फिर होगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड। इस मैक्सिमम रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड। इसकी फार्मूले को यहाँ पे ला के रख दो। इसी तरह से सी पार्ट होगा एरर इन सब्ट्रैक्शन। फिजिक्स में कई बार ऐसा होगा कि लैब में आपको दो क्वांटिटी का डिफरेंस लेना पड़ता है, जैसे आपने
एक्सपेरिमेंट किया होगा कई बार कि बीकर प्लस वाटर का मास निकालते हो एक बार में, बीकर प्लस वाटर फिजिकल बैलेंस है, फिर वाटर को रिमूव कर देते हो, खाली जो एम्प्टी बीकर होता है उसका भी मास निकालते हो, फिजिकल बैलेंस है। तो अगर दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो वाटर का मास मिल जाएगा। सपोज ये है मास ऑफ बीकर प्लस वाटर और ये है मास ऑफ बीकर ओनली, देन बाय टेकिंग डिफरेंस वी विल हैव मास ऑफ ओनली वाटर। ऐसा करना पड़ता है केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी। या थर्मामीटर यूज़ करते हो, ये थर्मामीटर का ये है फाइनल टेम्परेचर, ये थर्मामीटर का इनिशियल टेम्परेचर, जब दोनों का डिफरेंस लेते हो तो ये राइज इन टेम्परेचर आता है। अगर इनिशियल टेम्परेचर रीड करते वक्त आपने गलतियां करी होंगी तो ये एररफुल होगा। फाइनल टेम्परेचर रीड करते वक्त आपने गलतियां करी होंगी तो ये भी एररफुल होगा। जब दो एररफुल क्वांटिटी का डिफरेंस निकालोगे तो जो नई क्वांटिटी आएगी ये भी एररफुल होगा। तो जब एररफुल होगा तो मैक्सिमम एरर क्या होगा हमें जानना पड़ेगा। तो ये नीड है हमको इस फार्मूले को पढ़ने की। इन दोनों को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानोगे मैथ की लैंग्वेज में, इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहोगे, ये सब के सब वेरिएबल माने जाएंगे। कभी कभी कंपटीशंस में ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें से किसी एक क्वांटिटी को एग्जैक्ट बोलता है, ज़बरदस्ती कहता है कि एग्जैक्ट है, मान लो उसमें गलती है ही नहीं है। एक ऐसा स्टूडेंट उसको लैब में रीड किया है जो बिल्कुल हाईली कंसंट्रेटेड, हाईली फोकस, वेजिटेरियन, साधु संत विचारधारा, ऐसा कोई बच्चा बहुत सावधानी से प्रैक्टिकल किया है, तो कहा जाएगा कि उसने गलतियां करी ही नहीं होंगी। तो उसने एक्स को अगर कैलकुलेट मेज़र किया होगा तो एग्जैक्ट हो गया। तो न्यूमेरिकल्स में कभी कभी वो लोग एग्जैक्ट टर्म इस्तेमाल करेंगे। जब ये एग्जैक्ट हुआ तो इसमें एरर नहीं होगा, इसका एरर जीरो माना जाएगा, आई मीन डेल्टा एक्स को जीरो माना जाएगा। और अगर ऐसा न्यूमेरिकल में लैंग्वेज यूज नहीं हुआ है तो फिर इन सबको एररफुल मानेंगे, एररफुल मानेंगे और इनका एरर न्यूमेरिकल में दिया होगा, उसको इस्तेमाल करके इसका मैक्सिमम एरर निकालेंगे। लेकिन अगर एग्जैक्ट टर्म इस्तेमाल किया है तो उसका एरर जीरो माना जाएगा, याद रखना इसको। अभी न्यूमेरिकल दिखाऊंगा उसमें कई बार ऐसा पूछा गया है। जेई मेन जे एडवांस नीट सभी कंपटीशंस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें कुछ क्वांटिटी को बिल्कुल एग्जैक्ट माना गया है। कभी कभी ऐसा हुआ है कि वो लोग लैंग्वेज ऐसे बनाते हैं कि एरर तो नहीं देते हैं और रिजेक्ट भी नहीं लिखते हैं और एरर भी नहीं देते हैं, तो उसको ज़बरदस्ती एग्जैक्ट मानना पड़ता है। तो मुझे चाहिए होगा एब्सोल्यूट एरर इन जेड, फार्मूला लिख डालूँ, बेसिक मेथड वही है। अच्छा, यहाँ लॉग लेने की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इनटू मल्टीप्लिकेशन नहीं है, डिवीज़न नहीं है, तो क्वांटिटी को सेपरेट करने के लिए लॉग लेते हैं, ये पहले से अलग अलग है। तो आप देख रहे होगे मैं यहाँ लॉग नहीं ले रहा हूँ, सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू जेड। देखो डी डी जेड लगा दिया, डी डी जेड ऑफ जेड इक्वल्स डी डी जेड ऑफ एक्स माइनस डी डी जेड ऑफ वाई। तो पता ये वन होगा, देखो वन, इन दोनों को रिपीट कर डाला, डीजेड से बोथ साइड को मल्टीप्लाई कर डाला, देखो क्या हो गया डीजेड, यहाँ से डीजेड कैंसिल हो जाएगा, ना बचेगा। फिर जैसा मैं समझा चुका हूँ आपको कि हमें मैक्सिमम एरर हमेशा निकालना होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना होगा।
नेगेटिव वो नेगेटिव जो एरर टर्म के साथ जुड़ा है, ये एरर टर्म है, उसके साथ नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा, सारे नेगेटिव को पॉजिटिव नहीं बनाते। ये एरर टर्म है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे ताकि ये दोनों एरर जुड़ जाएं, ऐड होके मैक्सिमम हो जाए। फिर डी को डेल्टा बनाना होगा, डी जेड को डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, और माइनस को प्लस। क्या मिला फॉर्मूला? डेल्टा जेड इक्वल्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। देखो प्लस कर दिया, तो ये हुआ मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन जेड। नहीं लिखा है मैक्सिमम, कभी कभी मैक्सिमम पूछते भी नहीं है, मगर हमें इसी तरह से मैक्सिमम ही निकालना होता है। फिर रिलेटिव एरर इन जेड, ऑब्वियसली मैक्सिमम, यही होगा फॉर्मूला। डेल्टा जेड की वैल्यू यहाँ रख दी, जेड की वैल्यू यहाँ रख दी। देखो इसको प्लस नहीं बनाया, देखो मैंने बोला सारे नेगेटिव को प्लस नहीं बनाते, ये जो एरर वाले टर्म्स होते हैं उसके साथ जो नेगेटिव है उसको प्लस बनाते हैं ताकि एरर मैक्सिमाइज हो जाए। ये एरर का टर्म नहीं है, ये वाई का ट्रू वैल्यू है, ये एक्स का ट्रू वैल्यू है, एरर नहीं है बिल्कुल, इसको प्लस नहीं बनाओगे। ये क्या है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन वाई। ये क्या है? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। तो ये देखो प्लस बना है क्योंकि एरर का टर्म है, ये नहीं प्लस बनेगा, तो ये बन गया फॉर्मूला। देन मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड, 100 से कर दो मल्टीप्लाई, ये रिलेटिव एरर कर दिया, कैलकुलेटर से सॉल्व करो, ये हो गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जेड। तो ये तो मैथमेटिकल एनालिसिस हुआ। अब नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि मैं थोड़ा स्लो स्पीड में एक्सप्लेन करता हूँ, मुझसे फास्ट पढ़ाया नहीं जाता, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्लो ही पढ़ना चाहते हैं, उनको धीरे धीरे समझ आता है। बहुत फास्ट पढ़ने पढ़ाने से टीचर का जो भी हो मगर स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होता। और मैं कोई रेगुलर कोचिंग तो कर नहीं रहा कि कोर्स कंप्लीट करने का प्रेशर है, मैं तो सिर्फ इंटरेस्ट के लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, तो क्यों ना आराम से सिखाएं। तो आज मैं इस एपिसोड को कंप्लीट नहीं करूँगा कि टाइम लगेगा। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स मेरे पास हैं जो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, तो ऊपर जितनी एनालिसिस आपने पढ़ी वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आपको करना ये होगा, कुछ भी करके आप कैलकुलस सीख लो, नहीं तो एक बार मैं कैलकुलस पे भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आप खुद से पढ़ लो तो अच्छा है। उसके लिए फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 आपको परचेज करना होगा, तो ई बुक भी ले सकते हो या पेपर बैग, जो आपका बजट हो वैसा आप ले लो। फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 में से कैलकुलस अच्छे से पढ़ लो, बिना कैलकुलस के ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये देखो मेरे पास एग्जांपल्स हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये जो ई बुक मैं आपको, यहाँ पे ई बुक मैंने खोली है, इसका टॉपिक है यूनिट्स, मेजरमेंट्स एंड एरर एनालिसिस वॉल्यूम 2। ये हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो अगर आप चाहो तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो या पेपर बैक ऑर्डर कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी पे है। फ्री डाउनलोडिंग भी कभी कभी होता है, अमेज़ॉन वाले कभी कभी परमिट करते हैं 1 डेढ़ महीने पर अपनी किताबों को फ्री सेल के लिए। तो जब भी वो फ्री सेल के लिए ई बुक परमिट करते हैं, पेपर बैक को नहीं, तो मैं आपको नोटिफिकेशन देता हूँ व्हाट्सएप पर, उसमें भी देखता हूँ बहुत सारे लोग सो रहे होते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता।
फ्री डाउनलोड भी करना है तो नहीं करते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं। तो फ्री डाउनलोडिंग का मौका मिले तो आप इसे डाउनलोड कर लो, जैसे कि अभी पिछले 4 दिन से इसका डाउनलोडिंग चल रहा है। इस बुक का आज भी डाउनलोडिंग है और कल तक डाउनलोडिंग का मौका मिल रहा है। मैंने व्हाट्सएप पे सभी को लिंक शेयर किया हुआ है। तो वो ई बुक के फॉर्मेट में डाउनलोड होगी, आपके मोबाइल में रहेगी। बस सेम टू सेम बुक है, सेम मैटर है, सेम टॉपिक, लाइन बाई लाइन सेम है। तो मैं अपना काम करता रहूँगा, आप अपना काम करते रहो। तो अगले एपिसोड में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। मेरे पास मैंने सारे न्यूमेरिकल क्रिएट करे हैं। देखो एग्जांपल सॉल्यूशन, एग्जांपल सॉल्यूशन। आज मैंने आपको थ्योरेटिकल पार्ट पूरा करने की कोशिश करी है। अच्छा बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट।